अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 2 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख रहे हैं, इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 3 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 3 कहता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें यह कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन दी हुई है कुछ वर्ड्स की जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यूज हुए हैं। अभी हमें इन्होंने पहले ही बता दिया है कि सेक्शन 3 जो है उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। जो वर्ड्स यूज हुए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उनकी कुछ वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन दी गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में। ये जो मैं वर्ड्स बताऊंगा ना वन बाय वन, इनकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने सेक्शन 3 में जो है वो बताई हुई है। सिंपल क्या कि डेफिनेशन नहीं बताई, इंटरप्रिटेशन बताई हुई है, इसकी तशरीह बताई हुई है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने इसके मुताबिक आगे उसके कंसेप्ट लिखते जाना है। पहला वर्ड यहां पे लिखें। पहला वो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी के आगे लिखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। फिर आगे फर्दर ये कहता है कि स्टैंडिंग टिम्बर से क्या मुराद है? स्टैंडिंग टिम्बर से मुराद है दरख्त वगैरह। मीन्स इस डेफिनेशन में कहता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल। यानी कि ये क्लॉज इंटरप्रिटेशन करती है। डेफिनेशन भी कह सकते हैं या इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं कि ये उसकी तशरीह कर रही है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला आ जाता है वर्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट भी इसको कहते हैं। इसमें लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट शामिल होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट शामिल होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इसमें वो ये कहता है कि इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। आगे कहता है मींस के नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, बस। ठीक हो गया। अब आगे फर्दर ये कहता है कि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इसमें कह दिया कि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जैसे वसीयतनामे, विल्स वगैरह। ठीक हो गया। और नॉन टेस्टामेंट्री हो जाते हैं लाइक सेल, मॉर्टगेज, लीज वगैरह। ये मींस विल के अलावा सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि एक आ जाता है अटेस्टेशन। लेकिन उससे पहले आपने कंसेप्ट समझना है कि एक वर्ड होता है वेरिफिकेशन, एक होता है अटेस्टेशन। अब वेरिफिकेशन में भी फर्क है और अटेस्टेशन में भी फर्क है, लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो यही कह देते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन करवा लो, इसकी अटेस्टेशन करवा लो, इसको तस्दीक करवा लो। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन में जाएं तो वेरिफिकेशन वाले वर्ड में और अटेस्टेशन में फर्क है। अब यहां पे देखिएगा, वेरिफिकेशन में वो ये क्या कहता है? वेरिफिकेशन में ये कहता है वेरिफिकेशन मीन्स ये ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी करती है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल डिग्री ली यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी ही ओरिजिनल वही वाली उसे वेरीफाई करेगी, स्टाम्प वगैरह लगाएगी। ये आ जाता है वेरिफिकेशन। अगला उसने कह दिया अटेस्टेशन क्या होता है? अटेस्टेशन ये होता है कि ओरिजिनल की कॉपी ले आए या जो भी, तो आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा ली, स्टैंप वगैरह साइन करवा लिए। तो ये फर्क है दोनों वर्ड्स में। लेकिन नॉर्मल जो है वो यही कहते हैं कि वेरीफाई करवा लो या टेस्ट करवा लो। अगला वर्ड आ जाता है अटेस्टेड। अटेस्टेड क्या होता है? इसका कंसेप्ट समझना।
अटेस्टेड मीन्स कहता है कि जब इंस्ट्रूमेंट की अटेस्टेशन की बात आनी है तो वो इंस्ट्रूमेंट 2 और मोर विटनेसेस से अटेस्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये रीजन पता चल गई कि 2 के अलावा और भी विटनेसेस डाल सकते हैं, इस एक्ट की अटेस्टेड की डेफिनेशन में लिखा है। और आगे लिखा है और फर्दर लिखा है और एग्जीक्यूटेंट का अटेस्ट करना जरूरी होता है क्योंकि वो राइट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए एग्जीक्यूटेंट का अटेस्ट करना जरूरी होता है, एग्जीक्यूटी का नहीं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में आगे लिखें कि रजिस्टर्ड का मतलब है मीन्स, रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स regulating the registration of documents। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड करवा लेना, उसकी रजिस्ट्री करवा लेना, उसको रजिस्टर्ड करवा लेना। उसके बाद अगला वर्ड आ जाता है अटैच्ड टू द अर्थ। अटैच्ड टू द अर्थ के अंदर बताया हुआ है ए के अंदर मीन्स रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। बी के अंदर कहता है एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स। सी के अंदर कहता है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। अब इसको जरा समझना। एक वर्ड है अटैच टू एम्बेडेड। अटैच टू एम्बेडेड का क्या मतलब है? अटैच टू एम्बेडेड के आगे लिख लें कि अटैच टू एम्बेडेड से मुराद है मीन्स जैसे दीवार एम्बेडेड होती है जमीन में, ऊपर छत जो है वो जमीन में तो नहीं होती लेकिन एम्बेडेड दीवार के साथ अटैच होती है, तो वो बन गई अटैच टू एम्बेडेड। मीन्स दोबारा सुन लें, इसमें वो ये कहता है कि इससे मुराद है जैसे दीवार एम्बेडेड होती है जमीन में। ठीक हो गया। ऊपर छत जो है वो जमीन में तो नहीं होती लेकिन दीवार जिस एम्बेडेड के साथ अटैच होती है तो वो बन गई अटैच टू एम्बेडेड। ठीक हो गया। दीवार क्या होगी? अटैच टू एम्बेडेड। आगे लिखा है रूट्स एंड एम्बेडेड। दोनों का मतलब यही कि जमीन के साथ अटैच हों, लेकिन रूट्स वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जिनकी रूट्स वगैरह हों, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज। और एम्बेडेड वर्ड जो अटैच हों सिंपल जमीन के साथ, फॉर एग्जाम्पल दीवार। दोनों का वर्ड समझ लें। जो रूट्स वर्ड है उनके लिए यूज किया जाता है जिनकी रूट्स वगैरह हों, फॉर एग्जाम्पल दरख्त। ठीक हो गया। और जो एम्बेडेड वर्ड होता है वो यूज होता है जो अटैच हो सिंपल जमीन के साथ, फॉर एग्जाम्पल दीवार वगैरह। उसके बाद आ जाता है अगला वर्ड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का ना इसके अंदर पूरा चैप्टर है। वो जब सीरीज शुरू होगी ना, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। उसके बाद बताऊंगा कि ये ट्रांसफर कैसे होते हैं। उसका एक प्रॉपर चैप्टर है तो ये उसके अंदर कवर अप करेंगे। उसके बाद सेक्शन 4 के अंदर चले जाएं। वो कहता है इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर सिंपल लिखा था चैप्टर एंड सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट व्हिच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड सेक्शन 54 जो होगा पैराग्राफ्स 2 and 359, 107 and 123 shall be read as supplemental to the registration act 1908। सेक्शन 4 तक कंप्लीट हो गया। बाकी फर्दर जो है वो सेक्शन 5 से शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।